जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लेक्चर एंड किया था वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ दो चार छोटी मोटी चीजें रहती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं। आई होप तुम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला पता लग गया होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? इसके अलावा के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और उसके एसआई रेट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एमएलटी डायमेंशन भी हमने निकाल ली थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चों, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बात जान लो कि 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है। 100 कूलम, 1000 कूलम, 10⁻⁶ कूलम, ये तो बहुत बात की बात है। 1 कूलम, सिर्फ 1 कूलम अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या 1 कूलम होता है? नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी वो खुद अपने आप में 1 कूलम से बहुत छोटा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखो। और ये कितना बड़ा चार्ज है ये अभी हम एक बार डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बाय द कूलम्स लॉ। हम ये जानते हैं कि F का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। क्लियर है? सही है? देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन अभी नहीं लगाया। अगर मैं वेक्टर का साइन लगाता हूँ तो मुझे इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड नहीं करना चाहता, तो मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो बच्चों दो चार्ज पार्टिकल हैं, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, दोनों पे सपोज प्लस का चार्ज है, तो इन दोनों पे रिपल्शन होगा। अब इन दोनों पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। तो मान लो इसी फॉर्मूले में, मान लो मैं मान लेता हूं कि Q1 = Q2 है। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड में भी और पोलैरिटी में भी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है और मैं मान लेता हूं कि वो Q है, और हम ये भी मान लेते हैं कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और हम ये मान लेते हैं कि उनके बीच में फोर्स लग रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो और ये सारी वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इसी को इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब बताओ F की जगह क्या आ जाएगा? 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? Q1 × Q2 की जगह Q² आ जाएगा, और अपॉन में 1² आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो कट के वैसे भी 1 ही हो जाएगा। तो 1 = Q²/1², तो Q² = 1 आ गया। Q की वैल्यू कितनी आ गई? ±1, क्योंकि अगर मैं इस पर अंडर रूट लगाऊंगा तो ±1 कूलम आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 कूलम चार्ज एक ऐसा चार्ज है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है कि वो अपने ही जैसे सेम टू सेम दिखने वाले एक और चार्ज को इतने फोर्स से 9 × 10⁹ फोर्स से रिपेल करेगा अगर वो दूसरा चार्ज उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई? 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज होता है? 1 कूलम चार्ज एक इतना बड़ा चार्ज होता है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो अपने ही जैसे सेम एक और दिखने वाले चार्ज को 1 मीटर की दूरी पर अगर रख दिया जाए तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा? इतने फोर्स से। समझ में आ गया? तो यहां से हम क्या डिफाइन करेंगे, जल्दी बताओ। 1 कूलम इज द चार्ज दैट repels same charge placed
1 meter apart from it in vacuum by a force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगी 1 कूलम चार्ज आखिर कितना बड़ा चार्ज है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं ये कहूँ कि देखो इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो कंफर्म है, एक काम करते हैं इसको इरेज करके ना क्वेश्चन बना के करते हैं इसको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है ये समझाने के लिए कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि विच वन इज बिगर, 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज बड़ा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बड़ा है, ये सवाल है। और साथ में ये भी बोला हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज, मतलब मैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलाऊं तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ के तो अंदाजा लग गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मिलाओगे तब 1 कूलम चार्ज बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव होता है पर अभी हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 डिवाइडेड बाय 10 पावर 19। जरा सोचो कितने सारे जीरो लग जाएंगे नीचे, 1 0 0 0 19 टाइम्स, तो इसका आंसर 0.00000 बहुत सारे आएंगे तब जाके 16 आएगा। इतना कूलम, समझ में आया? यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 0.0000019 बार और फिर 16। तो जरा सोचो कितना छोटा चार्ज है, और इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 1 कूलम से। तो 1 कूलम चार्ज तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। ये तो आ गया होगा समझ में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में ही होता है ना, 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो क्या ये 1 कूलम है? ये हाफ कूलम है, 1/4 है, बहुत छोटा है, क्योंकि 10⁻19 से यानी इतने बड़े नंबर से तो आप डिवाइड कर रहे हो 1.6 को, तो कितना छोटा नंबर आएगा? सिर्फ उतना सा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, और आप कंपेयर किससे कर रहे हो? 1 कूलम से। ये इतना कूलम और ये 1 कूलम, तो 1 कूलम बहुत बड़ा होगा ना। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि हम कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएं तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम, क्या ये सही है? गलत है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, क्या 1 कूलम होता है? नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, तब तो ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी जाके 1 कूलम चार्ज हो जाए। ये बात समझ में आ गई? तो बस मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया, n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻18। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब तुम मिलाओगे ना, इतने सारे 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलाओगे, बहुत बड़ा नंबर है, तब जाकर एक 1 कूलम चार्ज बनेगा। इससे क्या अंदाजा लगा पाए हम लोग कि 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है। तो समझ में आया? यहां पर एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझाने का पर्पस भी यही है कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है, इससे भी तुम्हें अच्छा आइडिया लग जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है? 1 बिलियन। 10⁻9 कितना होता है? गीगा, 1 बिलियन ना। हाँ, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं 1 सेकेंड में। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो वो ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा उस पूरी बॉडी पे प्लस का 1 कूलम चार्ज एक्वायर होने में। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव।
तो 1 कूलम चार्ज आने में कितना समय लगेगा यदि 1 सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिलीज हो रहे हैं या एमिट हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि 1 सेकंड में कितना चार्ज इकट्ठा हुआ। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना चार्ज रिलीज हो रहा है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 9। बोलो हाँ, क्योंकि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इतना। और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं? इतने। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज उस बॉडी पर आया पॉजिटिव। तो 1.6 इंटू 10 पावर 10 कूलम माइनस का। सही है? ये 1 सेकंड का है, ये 1 सेकंड का है। सही है? क्या तुम लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा है बचपन में? यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा ना। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर 1 सेकंड में इतना चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो जरा सोच के देखो, मुझे यहाँ पे कितना चार्ज लाना है? 1 कूलम। तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लाने के लिए क्या मैं इसको सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं? तो जो काम हम RHS में करेंगे वही काम LHS में करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आ गया 1 कूलम, और 1 कूलम चार्ज लाने के लिए अब जो भी यहाँ पे आएगा वो सेकंड्स में ही आएगा। तो करना जरा इसको सॉल्व। 1/1.6 इंटू 10 पावर 10 सेकेंड। समझ गए? और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि 1 कूलम चार्ज लाने के लिए तुमको 198 पॉइंट समथिंग, वो लिख देता हूं, ईयर्स लग जाएंगे। यानी एक बॉडी जो प्रति सेकेंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, उस पर सिर्फ 1 कूलम चार्ज आने में कितना समय लग जाएगा? 200 साल। 198 या 200 ही मान लो, बहुत नियर है। यानी 200 साल तक लगातार दिन रात हर सेकंड इतना चार्ज निकल रहा है, तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। तो मैं अंदाजा लगा 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। सबको ये बात समझ में आ गई? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया कूलम्स लॉ में। अब मुझे बताओ फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन भी वेक्टर एडिशन होगा, हाँ या ना? लेकिन अभी तक हमने इस चैप्टर में फोर्स फाइंड करते टाइम डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं किया, मतलब डायरेक्शन के बारे में हमने कुछ भी नहीं बात करी। अब हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो फोर्स है उसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक अलग से एक नई चीज बता दे रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करते टाइम हम चार्ज का साइन कंसिडर नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल करते टाइम फोर्स की डायरेक्शन न्यूमेरिकल में फाइंड नहीं करेंगे, वो दिमाग से सूझबूझ से हम दिमाग ला के निकालेंगे डायरेक्शन क्या है। मेरी baत समझ में आई? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? तो देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है बहुत सारा लिखने जैसा। जैसे मान लो बच्चों 2 चार्ज हैं, एक ये चार्ज है और एक चार्ज ये रहा। ये है Q1, ये है Q2, इसका नाम है A, इसका नाम है B। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है? अब इस पर दोनों पर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों पर रिपल्शन ही लगेगा। इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स की इस बार डायरेक्शन भी कंसीडर की जाएगी। बच्चों सुनो, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ F21 और F12। पहले इसका मतलब समझ लो। F12 का मतलब है पार्टिकल 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स इज कॉल्ड F12। क्या उसकी डायरेक्शन इधर होगी? और F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1। मैं लिख देता हूं, मान लो अगर मैं फोर्स फाइंड करना चाहता हूं 1-2, तो फोर्स F12 का मतलब क्या है?
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक कोई वेक्टर वाला काम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसमें वेक्टर ऐड कर देता हूँ तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसको पॉज कर दो सही। हाँ बिल्कुल सही है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको पुश करेगा, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इसको पुश करेगा, इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम लोग यूनिट वेक्टर जानते हो? 11th क्लास में तुमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन शो करने के काम आता है। ये किस काम आता है? सिर्फ डायरेक्शन शो करने के। तो अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इधर जा रहा हूं या मैं इधर जा रहा हूं? तो अगर मान लो ये जो डिस्टेंस r है, मैं अगर इधर से इधर जाऊंगा तो मैं इसको नाम दूंगा r12 कैप। इस r12 कैप का मतलब भी समझ लो, r का टोटल मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के काम आ रहा है। किस काम आ रहा है? और इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? 1 से 2 की तरफ। मतलब मैं 1 से 2 की तरफ चल के जा रहा हूं। समझ गए ना? और बच्चों अगर मैं कहूं कि मैं 2 से 1 की तरफ आऊंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 2 1। मैं 2 से 1 की तरफ आ रहा हूं, कोई दिक्कत? अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो उनके बीच में है वो वही रहेगा। लेकिन मैं इधर जा रहा हूं 1 2, मैं इधर जा रहा हूं 2 1, कोई दिक्कत? डायरेक्शन शो करनी है या नहीं करनी है ये बताओ पहले। अगर डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करनी है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो इन वेक्टर फॉर्म? क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर है? चले आगे। देखो भाई, अब हम बात करते हैं 1 2 की। पहले एक एक करके बात करते हैं। इस वाले चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? इतना ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है। और अब मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। बच्चों चेक करना, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इधर है ना? तो डायरेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर शो करना पड़ेगा जो है 2 1। यानी मैग्नीट्यूड ये है और ये रहा डायरेक्शन। अब ये कंप्लीट वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो व्हाट डू यू मीन बाय F12? F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से F21 कितना हो जाएगा? इसका पहले मतलब बताओ। 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? तो फोर्स तो सेम ही लग रहा है, ये देखो। लेकिन इस पे डायरेक्शन किधर जा रही है? इधर की तरफ। तो डायरेक्शन इधर जा रही है तो डायरेक्शन के लिए कोई तो यूनिट वेक्टर शो करोगे। इधर जा रहा हूं तो R12 आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। कोई दिक्कत? सिंपल है। अब मुझे जल्दी बताओ बच्चों, R12 और R21 मैग्नीट्यूड में कोई फर्क है? नहीं। लेकिन जैसे इन पे डायरेक्शन लग जाएगी तो जरा चेक करना, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो यहां पर माइनस आएगा। और अगर यही दोनों क्वांटिटी यहां पर डाल दी जाए तो इसका मतलब F12 और F21 भी बराबर है, पर अगर मैं डायरेक्शन ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। बस इतनी सी बात को हम क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मतलब ये सिर्फ इसमें डायरेक्शन वाला काम ऐड कर दिया गया है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं बच्चों, फिर से सुनो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें हम चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर 2 से ये काम स्टार्ट होगा पोटेंशियल वाले से। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है वो न्यूमेरिकल करते टाइम मैं तुम्हें उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है? अब सवाल ये है कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्यों पढ़ा गया? क्योंकि भाई सच में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर फॉर्म में ही होगा। अब कैसे होगा वो तो न्यूमेरिकल करते टाइम पता चलेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो क्या कूलम्स लॉ ओबे कर रहा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? जल्दी बोलो। कर रहा है, ये देखो। समझ में आ गया? कुछ पूछना है? हमारी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो, क्या ये जरूरी है कि हमेशा 2 ही पॉइंट चार्ज हो? जरूरी है? 2 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर 2 हैं तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा।
लेकिन जब 2 से ज्यादा हो तब क्या होगा? तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनो, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका नाम है Q1, ठीक है, और इधर अकेला यही नहीं है, और भी बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे मान लो ये रहा Q2, ये रहा Q3, ये रहा Q4, ये रहा Q5, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस वाले चार्ज पर, पार्टिकुलरली Q1 के ऊपर बाकी अदर चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या करोगे? सवाल ये है, Q1 जो चार्ज गिवन है आपको, पार्टिकुलर चार्ज Q1 की ही बात कर रहा है, इस चार्ज के ऊपर बाकी अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो भी लग रहा है, व्हाटएवर, चाहे वो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो, वो टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। सबको बात समझ में आ गई? और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, पहले मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझा देता हूं, फिर यहां पर लिखेंगे भी और मैं ये ड्रॉ भी करके दिखा दूंगा। देखो, अगर मान लो स्पेस में बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस, तो किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी सभी चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग सेपरेटली इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड करेंगे। मतलब Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12, ठीक है, और ये फोर्स लग रहा है F12। 12 का मतलब है 1 पर 2 की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, समझ गए? तो आप पहले इंडिविजुअली क्या फाइंड करोगे? एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, पहले आप F12 निकाल लो शांति से, फिर उसके बाद Q3 की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सपोज F13 लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 है, ठीक है, फिर फोर्थ चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, F14, और इसकी वजह से कितना लग रहा है, F15। ऐसे सारे इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लो, निकाल लिया, और इन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस को क्या कर दो? ऐड। क्या कर दो भाई? टोटल कोई फाइंड करना है, टोटल फोर्स, तो क्या करोगे? ऐड ही करोगे ना। लेकिन बच्चों कौन सा एडिशन करोगे, अलजेब्रिक या वेक्टर? वेक्टर सम। समझ में आ गया? हम यहाँ पर कौन सा सम करेंगे इनका? अच्छा, वेक्टर सम कैसे करते हैं, किसी को याद है? अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हाँ वही √a² + b² + 2ab cos थीटा होता था ना, पर वो 2 के लिए होता था, यहाँ बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, और उससे जो फाइनल आंसर आएगा वही होगा टोटल फोर्स जो इस चार्ज Q1 पर लग रहा है। और इस दौरान जब आप इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड कर रहे हो तो बाकी अदर चार्जेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे सबसे पहले आप Q2 से Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स F12 निकाल रहे हो, तो जब आप F12 फाइंड कर रहे हो ना, उस टाइम दिमाग में ये रखना है कि इस समय इस दुनिया में कोई और चार्ज है ही नहीं, बस ये दोनों हैं। समझ गए? टेकन वन एट अ टाइम, टेकन वन एट अ टाइम। जब Q3 से Q1 का फोर्स निकाल रहे हो F13, तब सिर्फ इन दोनों को देखोगे और ये इमेजिन कर लोगे कि इस दुनिया में कोई और चार्ज है ही नहीं Q1 और Q3 के अलावा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात सबको समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो किसी एक गिवन चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का जो बाकी चार्जेस की वजह से उस गिवन चार्ज पर लग रहे हैं, एंड टेकन वन एट अ टाइम। टेकन वन एट अ टाइम का मतलब एक बार में एक ही फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, उस समय उस दौरान बाकी चार्जेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सबको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? इस चीज को लिख दूं? चलो लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट बनेगी? व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस interact with each other, then total force
acting on a given particular charge is the vector sum of all the individual forces exerted by all other charges when a number of charges interact with each other, then total force acting on a given particular charge is vector sum of all the individual forces exerted by all other charges, full stop. लेकिन taken one at a time. ये बात सबको समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट तुमसे कोई पूछने नहीं वाला डेफिनेशन, इस पर न्यूमेरिकल आता है सीधा सीधा, ठीक है? तो ये चीज ना एक बार करके भी देखते हैं प्रैक्टिकली। बच्चों F12 की वैल्यू बताना जल्दी। F12 की वैल्यू बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार के बोल दो ना सीधा। Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और क्योंकि वेक्टर सम करना है तो वेक्टर वाला कंपोनेंट ऐसे लिख दो R कैप 12। कोई दिक्कत? ऐसे ही बच्चों F13 कितना हो जाएगा? 13, वो फोर्स उधर जा रहा है। K Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 कैप। समझ गए? इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर मैं F1n फाइंड कर रहा हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, R1n कैप। सही है? इन सबका मुझे क्या करना है? वेक्टर सम। तो देखो कैसे करेंगे? टोटल फोर्स विल बी F net F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, और वो भी वेक्टर सम। अब यहाँ पर हम वेक्टर सम नहीं कर सकते, वो तो जब न्यूमेरिकल आएगा तब करेंगे, तो इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो F net इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यू पुट करो। बच्चों इनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, क्या सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K कॉमन आ जाएगा? बच्चों क्या सब में Q1 भी कॉमन आ जाएगा? चेक कर लो, आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। समझ में आ गया? 1 2 1 3 1n, ठीक है ना? Q2 Q3 Q4 सबके साथ होगा। ओह सॉरी बच्चों, Q1 कॉमन आया है, लेकिन इसके अंदर Q2, इसके अंदर Q3, इसके अंदर Qn तो बचेगा ना, ये तो रहेगा ना। इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप, और n की वैल्यू 2 से लेकर खुद n तक जाएगी। बोलो सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। यहाँ पर Qn आएगा ना, और हाँ यहाँ पर Q1। ये क्या हो गया बच्चों? मेरे को ये मैं चीजें भूलने क्यों लगाऊं? थैंक यू यार, तुम लोग बता देते हो। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कोई दिक्कत? चेक कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो इक्वल चार्ज हैं +2 माइक्रोकूलम के, और वो दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं थर्ड चार्ज के साथ। तो टोटल चार्ज कितने हो गए? 3।
3 से ज्यादा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 4 वाले, स्क्वायर वाले, हेक्सागन वाले, ठीक है। तो एक और थर्ड चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 म्यू एज शोन इन फिगर, तो मतलब फिगर दिया हुआ है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन 3 म्यू चार्ज। इस 3 म्यू चार्ज के ऊपर, मैंने कहा था ना गिवन पार्टिकुलर चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना होता है, तो इस 3 म्यू वाले के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन भी बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? और फिगर क्या दिया हुआ है वो भी देख लो। ये रहा 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, मतलब एग्जैक्टली सेंटर से ये लाइन इतनी दूर है। क्लियर हो गया बच्चों? मुझे एक बात बताओ, ये सारे ही चार्जेस पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो एक काम करते हैं, रेड पेन से बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, तो इसको फोर्स को मैं नाम दे दूं F1, क्योंकि मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था डायरेक्शन में बिल्कुल बाद में सोचूंगा, ठीक है। मान लेते हैं एक ही वजह से C के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F1, तो इसको इंडिविजुअली सेपरेटली बिल्कुल कोने में जाके पहले फाइंड कर लो। तो बच्चों जल्दी बता दो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के हिसाब से K को अभी K ही रहने देते हैं। Q1 कितना है 2 म्यू सी, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 कितना हो गया 3 म्यू सी, 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम अपॉन R स्क्वायर। बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? मेरे को लगता है इतना पाइथागोरस तो आता होगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, K की जगह हम लोग लिख देते हैं 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। अब फटाफट बताओ F1 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 6 और 6 हो गया 12, 12 माइनस 9 हो गया 10 पावर माइनस 3, सही है। 10 पावर माइनस 3 पक्का ना? अब हो गया 3 और 2 6, 6 9 जा 54, और अपॉन में आ गया कितना 25, ठीक है। बच्चों 25 की जगह जहां भी 25 होता है, क्या मैं 100/4 लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। अरे काटोगे तो 25 ही आएगा ना। तो मैं इस 25 की जगह क्या मैं 100/4 लिख सकता हूं? नहीं आ रहा समझ में? तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 पावर प्लस 2 ऊपर जाएगा, 4 4 से 16, 216 इंटू 10 पावर माइनस 3 और माइनस 5। ये समझ में आया? तो ये आ गया तुम्हारे पास 2.16 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम। चेक कर लो, सही है। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बस ये देख लो 9 दूनी 18, 18 3 54, ये हो गया 54, 10 पावर पे हो गया प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। 25 का हो गया 100/4, ये हो गया -1, नहीं -5, और ये हो गया इतना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेसिमल 2 प्लेस हमने पीछे कर दिया, 10 पावर प्लस 2 रेज़ो, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? बच्चों मुझे ये बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू है? F1 की। क्या इसकी वजह से भी इस पर उतना ही फोर्स लगेगा सेम टू सेम? F2, जल्दी बोलो, सही है। तो ये भी 5 मीटर ही होने वाला है, और ये दोनों चार्ज की वैल्यू भी सेम ही है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि F2 की वैल्यू भी सेम ही आने वाली है? यानी F1 और F2 की वैल्यू इक्वल आने वाली है, बोलो हाँ। लेकिन एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, क्या इनका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा? हाँ। और क्या F नेट एग्जैक्टली सेंटर पे जाएगा? हाँ। वो इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। देखो मेरी बात सुनो, F1 को 2 पार्ट, देखो इधर बनेगा एंगल थीटा, इधर बनेगा एंगल थीटा, तो इधर पूरा एंगल क्या बन गया? +3 म्यू सी, इसको हटा देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब दो फोर्स ऐसे जा रहे हैं और उनके बीच का एंगल आपको पता है कि 2 थीटा है, एंगल कितना है? मतलब मैंने अज्यूम कर लिया इधर थीटा है, इधर थीटा है, तो ये पूरा 2 थीटा हुआ ना। तो तुम्हें ये बात पता है कि दो फोर्सेस के बीच में
अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उनका वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या है? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा और अंडर रूट। सही है? तो मुझे f1 और f2 का क्या फाइंड करना है? वेक्टर सम। तो बताओ जल्दी, f नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर, 1 2 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेम है, 2 f1 f2 cos 2 थीटा। सर आपने 2 थीटा क्यों करा? अरे भैया एंगल 2 थीटा तो मैं क्या करूं? समझ गए? अच्छा, तुम लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पता है कि नहीं? अब तुम्हें लग रहा होगा सर cos थीटा कहां से आएगा? बच्चों cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई एच। इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना हुआ? सिर्फ cos थीटा कितना हुआ? b बाई एच, सॉरी b बाई एच 4/5। सही है? cos थीटा की वैल्यू यहां डालो तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा की वैल्यू है 4/5। तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 1। तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आगे बोलो? 32/25 माइनस 1। तो cos 2 थीटा बिकम्स कितना हुआ? 7/25। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें दूर से अच्छा व्यू दिख रहा होगा, वरना आई होप मैंने ठीक किया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सही है? ठीक है, अब बताओ एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई? देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2ff, तो 2f स्क्वायर और cos 2 थीटा की वैल्यू है 7/5, 7/25। ठीक है? कितना हो गया? इन दोनों में से अगर मैं, इन दोनों में से रूट के अंदर ही अगर मैं 2f स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 7/25। सही है गलत? बच्चों f का स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ f बचेगा। और रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ले लेना 32/25। सही है गलत है? यानी कि f इंटू अंडर रूट 64/25, यानी कि f नेट हमारा आ गया 8/5, 8/5 टाइम्स ऑफ f। बच्चों 8/5 कितना होता है? 8/5 1.6, यानी 1.6 टाइम्स ऑफ f। तो बच्चों f नेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 टाइम्स ऑफ f। और f कितना था? ये था ना f1 और f2, और ये सॉल्व करके ये आया था, यानी कि 2.16 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम। और f नेट हमारे पास आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ भाई क्या आ रहा है? हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा चेक करो। 3.456 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, क्या ये आ रहा है? चल रहा होगा 2.16 इंटू 1.6, 3.456, बिल्कुल सही। कैलकुलेटर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे साइड में कर लेना, वीडियो में टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर से किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ रहा है और यही आंसर सही है। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? क्या ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है? नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, क्या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या हमें रॉकेट साइंस अलग से पढ़नी पड़ेगी? कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म अलग से लगाना पड़ेगा? अरे सिंपल है यार, अगर ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हैं तो जरा चेक करो, ये क्या हो जाएगा इसका? F2 sin थीटा, ये क्या हो जाएगा? F2 cos थीटा, है ना? ऐसे ही F1 F2 नहीं, दोनों F ही है, इक्वल है ना, तो 1 2 का मतलब ही नहीं है। इस F का नीचे क्या हो जाएगा? F
साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा अगेन एफ कॉस थीटा। सही है, सही है। अब जरा चेक करो, ये कैंसिल आउट हो गया तो एग्जैक्टली सेंटर में तो जाएगा ना, और एफ कॉस थीटा का सम करोगे तो 2f cos थीटा आएगा। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट इज अलोंग एक्स एक्सिस, या कुछ नाम दे दो, जैसे इसका नाम ए है, बी है, सी है, ओ है, तो अलोंग ओ सी भी लिख सकते हो। समझ गए ना? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग संडे को एक बड़ी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, और इसको कॉपी में ज़रूर करना। इसको करने के और भी कई मेथड हो सकते हैं, अपने अपने मेथड से ट्राई करना। आंसर ये रहा, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना काफ़ी है। बोलो जय श्री राम।